अस्सलामुअलैकुम, वेरी गुड मॉर्निंग, वेलकम टू न्यू पाकिस्तान। मैं हूं आपके साथ अनवार खाबर। और सबसे पहले हम बात करेंगे वनडे वर्ल्ड कप के हवाले से। भारत में इस वक्त मुकाबले पूरे जोशो खरोश से जारी हैं और आज पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया का मैच होने जा रहा है। भारत से शिकस्त के बाद इस मैच में हमने देखा पाकिस्तानी टीम के लिए अब जीत जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पाकिस्तानी टीम के मोराल के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इस वक्त न्यूजीलैंड और भारत की टीमें टूर्नामेंट में नाकाबिले शिकस्त दिखाई दे रही हैं। दोनों ही टीमों ने 4-4 मैचेस खेले हैं और चारों ही मैचेस जीते हैं। और अगर हम पॉइंट्स टेबल की बात करें तो पहली 4 पोजीशंस में अभी तक कोई भी तब्दीली नहीं हुई है। न्यूजीलैंड बदस्तूर टॉपर मौजूद है, इंडिया दूसरे नंबर पर है, जनूबी अफ्रीका तीसरे और पाकिस्तान एक मैच हारकर चौथे नंबर पर मौजूद है। और अब आज के मैच के बाद पॉइंट्स टेबल भी तब्दील होगा और हमारी जो सारी उम्मीदें हैं, हमारी जो दुआएं हैं पाकिस्तान के साथ हैं। इस हवाले से मजीद बात भी करेंगे आगे चलकर। अभी शामिल करते हैं टॉप स्टोरीज। अमरीकी सदर के बाद बरतानवी वजीर आजम इसराइल में फलस्तीनियों की नस्लकुशी जारी। नवाज शरीफ को मिला बड़ा रिलीफ, 21 को लाहौर में खड़ा कर पाएंगे। बड़ा मुकाबला, शाहीन कैंगरूज को मात देने को तैयार। और बच्चों की सेहत और सफाई का ख्याल रखने की मुफीद टिप्स। सबसे पहले बात करेंगे फलस्तीन की सूरत हाल से मुताल्लिक, जहां इंसानियत सिसक रही है। आलम इस्लाम का दिल इस खुले जुल्म के खिलाफ खून के आंसू रोता है, लेकिन हम सब बेबसी के तौर पर इस तमाम मामलात को देख रहे हैं। तड़पती सिसकती चीखती इंसानियत को जालिम इसराइल के पंजे से निजात दिलाने और जंग बंदी की अक़वाम मुत्तहिदा में ताज़ा करारदाद भी वीटो कर दी गई है। इससे अंदाज़ा ये होता है कि सहूनी रियासत को अमरीका ने कत्लेआम का लाइसेंस दे रखा है। इसराइल का जुल्म हम देख रहे हैं कि हद से बढ़ चुका है और जो तमाम इखलाकी कदरें हैं उसको भी पामाल कर दिया गया है। फ़लस्तीनी फ़ज़ा इसराइली हमलों और इंसानी चीखों से गूंज रही है, जो कि शायद आलमी अक़वाम जो है, आलमी बरादरी है, उन्हें सुनाई नहीं दे रही। गज़ा में इस वक्त भूख और प्यास का राज है। लाशों को दफनाने के लिए जगह खत्म हो चुकी है, हर तरफ लाशें बिखरी हुई हैं और आलमी अमन के जो दावेदार हैं उनका मुंह चढ़ा रही हैं। जंगी जुनून में मुब्तला इसराइल ने मंगल के रोज गजा के अस्पताल पर बमबारी की और सफाकियत की एक और इंतहा कर दी, जिसकी पूरी दुनिया की जानिब से मजम्मत भी की गई। 800 से ज्यादा फलस्तीनियों को इस हमले में शहीद कर दिया गया। सऊदी अरब के शहर जद्दा में इस्लामी ताउन तंजीम के एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास हुआ, जहां इसराइल की गजा पर बमबारी की मगरबी ममालिक की हिमायत पर तनकीद की गई, इन हमलों की मजम्मत की गई। लेकिन शायद अब सिर्फ मजम्मत से काम नहीं चलेगा। इस इजलास में ईरान ने गजा अस्पताल पर हमले के बाद मुस्लिम ममालिक से इसराइल पर पाबंदियां लगाने की अपील की है। ईरानी वजीर खारजा हुसैन अमीर अब्दुल्लेहान के मुताबिक इस्लामी ताउन तंजीम के अरकान को इसराइल पर तेल की बंदिश समेत दीगर पाबंदियां भी आयद करनी चाहिए। मजीद उन्होंने यह कहा है कि जो तमाम इसराइली सफीर हैं उनको भी मुल्क बदर कर देना चाहिए। पाकिस्तान के निगरान वजीर खारजा जलील अब्बास जिलानी ने इसराइल फलस्तीन जंग के फौरी खात्मे का मुतालबा किया है। जंग बंदी पर जोर दिया जा रहा है पाकिस्तान की जानिब से भी, और उन्होंने कहा है कि गजा में तेज रफ्तार, महफूज और गैर महदूद इंसानी और इमदादी सामान की फराहमी के लिए इंसानी हमदर्दी की राहदारी की फौरी ज़रूरत पर भी जोर दिया है। इस हवाले से मजीद बात करेंगे। माहिर बैनुल-अक़वामी उमूर हुमा बकाई साहिबा ने हमें ज्वाइन किया है। हुमा साहिबा, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। ओआईसी का इजलास हुआ जिसमें मुस्लिम ममालिक ने मुख्तलिफ तजावीज़ पेश की हैं, पाकिस्तान ने भी जंग दिया है। आपको क्या लग रहा है, जंग बंदी की कोई सूरत हाल बनती नजर आ रही है? देखिए, इस वक्त तो जंग बंदी की सूरत हाल नहीं नजर आ रही, क्योंकि इजराइल को झोंझ है कि उसके साथ क्या हो गया। और जो इजरायली प्राइम मिनिस्टर हैं और जो इजरायली डिफेंस मिनिस्टर हैं और जो इजरायली फोर्सेस हैं, वो शक्ल दिखाने के काबिल नहीं रहे हैं अपने लोगों को। वो वहां गए थे उन सेटलमेंट में और उनको तकरीर तक नहीं करने दी गई। हाँ, ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि इजराइल को इस वक्त भी तवातुर के साथ अमेरिका की बिलखुसूस और यूरोप की बिलअमूम एक पुष्टपनाही हासिल है, जो उसे इजाजत देता है कि वो इस किस्म के जंगी जराइम जो है वो वहां कर रहा है। और लेकिन देखिए, ये थोड़ा सा इस वक्त सूरत हाल इसलिए मुख्तलिफ है कि हम इंफॉर्मेशन एज में रहते हैं। ये इमेजेस जिनको अमेरिका और वेस्ट अपने मीडिया के ऊपर कंट्रोल से छुपाना चाहता है, ये हर जगह फ्लैश हो रहे हैं। जर्मनी ने, फ्रांस ने, यूके ने डिक्री जारी की है कि आप मुजाहरे नहीं कर सकते पैलेस्टीनियंस के सपोर्ट में। इसका मतलब है कि वो खौफजदा है कि उनकी सड़क है सोसाइटी
पैलेस्टीनियंस की सॉलिडारिटी में। और आपने ऑलरेडी देखा कि यूके में तो मुजाहिरा हुआ, दूसरी जगह भी मुजाहिरे हुए हैं। फिर जो ज़ियोनिस्ट हैं तो ये है, इसमें भी अमेरिका में एक तो मुजाहिरा हुआ और उन्होंने कहा ना तो तौरा में लिखा है और ना हम इस जुनूनियत के साथ खड़े हैं। बिल्कुल उमा साहिबा, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि मीडिया भी इस हवाले से डिवाइडेड है, मीडिया पर जिस तरह का प्रेशर है, वन साइडेड रिपोर्टिंग की जा रही है और सोशल मीडिया पर भी आप अब बात नहीं कर सकते, जो भी उस हवाले से बात करता है उसको बैन कर दिया जाता है, उसको हटा दिया जाता है। देखिए बात फिर भी हो रही है और सबसे अहम बात यह है कि गजा खाली नहीं करवा सकते और इन टाइम इन्हें कम से कम ह्यूमैनिटेरियन आजादी जो है वो खोलनी ही पड़ेगी, क्योंकि ये फिर फेस नहीं कर पाएंगे इंटरनेशनल कम्युनिटी को। और अगर इजराइली गलती करते हैं गजा के अंदर घुसने की, अर्बन वॉरफेयर के लिए, अपने लोगों को रिहा कराने के लिए जो यरगमाली बनाए हुए हैं हमास ने, तो सूरत हाल और भी मकदूस हो जाएगी उनके लिए। ये जंग वो जीत नहीं सकते अगर वो अर्बन वॉरफेयर पे जाते हैं। लेबनान से बहुत सारे मुल्कों ने एडवाइजरी भेज दी है उनको कि वो मुल्क को खाली कर दें, यानी जो फॉरेनर्स हैं वो लेबनान से निकल जाएं। क्या वजह है? क्योंकि वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि किसी लम्हे हिजबुल्लाह जो है वो जंग का हिस्सा बन जाएगा। ईरान जाहिर है उसने तो खुलकर इजहार किया है, टेलीविजन में सब कुछ जो हो रहा है दिखाया है, अल जजीरा दिखा रहा है। तो मेरे ख्याल है कि इस वक्त ताकत का तो बरबुलहा मुजाहिरा है, एक्सेसिव यूज ऑफ फोर्स है, लेकिन इसको सस्टेन करना इजराइल के लिए भी बहुत मुश्किल है। और मैं ये गुजारिश करता हूँ कि जिस वक्त हमास ने ये इनिशिएटिव लिया था, ये 50 साल के बाद इतना सख्त और मुश्किल हमला हुआ है जी, इजरायली मारे गए। लेकिन जिस तरह से बात की जा रही है ग्राउंड इन्वेजन के हवाले से, अगर जमीनी रास्ते से आते हैं और वहां पर फिर अटैक करते हैं, तो जो अरब ममालिक हैं क्या फिर भी इसी तरह से देखते रहेंगे? देखिए अरब ममालिक की तरफ से इस वक्त थोड़ा बहुत रिएक्शन आया है। फॉर एग्जाम्पल जो समिट होना था इजराइल, अमेरिका और सऊदी अरब के हवाले से, जो समझिए पैलेस्टीनियन रेजिस्टेंस की अगर आखिरी वो कॉफिन में आखिरी मेल थी, वो मेरे ख्याल बगैर किसी हद के उन्होंने उसको सस्पेंड कर दिया है या उसको मौखर कर दिया है। ये मौखरी आई है जब उनकी प्रिंस सलमान की बात हुई है इरानियन प्रेसिडेंट से। तो आप देखें कि इस पर और बहुत सारे जो प्रेसिडेंट हैं वो मुस्लिम वर्ल्ड के, वो बाइडेन से उन्होंने मिलने से इनकार किया, उन्होंने कहा नहीं मिलेंगे। इस किस्म की स्नबिंग, इस किस्म का पुश बैक बहुत अरसे बाद इजराइल को मिडल ईस्ट से मिला है और बहुत लोग कहते हैं कि इसका नुकसान तो बहुत हो रहा है, बट इट मे टर्न द पेज ऑफ हिस्ट्री ऑन दिस कॉन्फ्लिक्ट। वरना ये रेजिस्टेंस खत्म हो गई। लेकिन जिस तरह से मिडल ईस्ट की हम बात कर रहे हैं, यही मिडल ईस्ट भागा भागा जा रहा था इसराइल को क्लेम करने। आपको क्या लगता है कि अब वो जो ताल्लुकात एक दफा बन रहे थे इसराइल के साथ, बहुत से अरब ममालिक उसमें शामिल थे, अब तो वो नहीं कायम हो सकेंगे? मेरे ख्याल है कि उसमें जबरदस्त ताकत है। ठीक है, यही ताकत चेंज कर सकता है कोर्स ऑफ हिस्ट्री को। पैलेस्टीनियंस ने या हमास ने तो अपना आखिरी जोर लगाया है, क्योंकि इसके बाद तो उनका पूरा समझिए जो मुद्दा था वो दफन हो जाना था। ठीक है। और अभी जिस तरह से उमा साहिबा आपने भी कहा कि इसराइल की हद से ज्यादा जो हिमायत है वो अमेरिका ही कर रहा है, उसी वजह से इसराइल के जो इस कदर जुल्म हैं वो फलस्तीनियों पर ढा रहे हैं। जिस तरह से हॉस्पिटल पर भी अटैक किया गया है, अमेरिकी सदर जो कि इसराइल का दौरा कर रहे हैं, अस्पताल पर हमले के बाद उर्दन, मिस्र और फलस्तीन अथॉरिटी ने उनसे जो तयशुदा मुलाकात थी वो भी मनसूख कर दी है। ये मुलाकातें मनसूख तो हो गई हैं, एक स्ट्रिक्ट मैसेज तो दे दिया गया, लेकिन क्या आप ये समझती हैं मुलाकातें मनसूख होना मसले का हल होगा? मैं आपको यही मैं आपसे गुजारिश कर रही हूँ कि ये सब हुआ है, तो ये न्यू चीजें, नई चीजें हैं, ये फर्स्ट है, तो पहले नहीं हो रहा था, बहुत सालों से नहीं हो रहा था। इजराइल कंफर्टेबल हो गया था कि अब तो हमें कोई रेजिस्टेंस का कोई सामना नहीं है, हम जो चाहे कर जाएंगे और हमारी भी आएगी। मेरे ख्याल में वहाँ तात्पर्य आया है। जरूरी है कि जंग बंदी हो, और आप देखिए कि पुतिन भी गए थे, उनका वहाँ बहुत जबरदस्त इस्तकबाल हुआ। चाइना इज इमर्जिंग एज अ मीडिएटर स्टेट, वो भी चाहता है कि जंग बंदी हो
और ये जो मुख्तलिफ आवाज आ रही है, ये जो मिडिल पावर जिसको हम बातें कर रहा है अमेरिका के बरखिलाफ, इस चीज से बदलाव आ सकता है। मैं ये नहीं कह रही कि खुदा न करे पैलेस्टाइन के साथ ज्यादती नहीं हो रही, ऐसी ज्यादती हो रही है जिसका कभी बतावा नहीं है, जिसमें बच्चों को टारगेट करके मारा जा रहा है। ये नस्ल खुशी है, ये एथनिक क्लेंसिंग है, ये वॉर क्राइम है। ठीक है उमा साहबा, अभी जिस तरह अमेरिकन सदर की हमने स्टेटमेंट देखी है, वो ये कह रहे हैं कि नाम हमास को जीतने देंगे, नाम पुतिन को जीतने देंगे, तो आप देख रहे हैं कि अमल दखल रशिया का भी इस तमाम मामले में है। रशिया कितना किरदार अदा कर सकता है जंगबंदी के हवाले से, या जो क्लैशेस हैं बिटवीन अमेरिका एंड रशिया वो किस हद तक बढ़ जाएंगे फिर? तो मुझे ये नहीं पता कि रशिया क्या किरदार अदा करता है जंग के हवाले से। रशिया तो एक जंग में है, लेकिन रशिया पावर डायनेमिक्स को बहुत गौर से देख रहा है, चाइना पावर डायनेमिक्स को बहुत गौर से देख रहा है, और रशिया के लिए ये इन सम वेज खुशाइंद बात है, क्योंकि जाहिर है कि यूक्रेन से अटेंशन कम होगी वेस्टर्न वर्ल्ड की और मिडल ईस्ट की तरफ उनका फोकस बढ़ेगा, जो रशिया की फेवर में जाता है। ठीक है, और हमास के इस हमले से जैसे जी हुमा साहिबा से एक बार फिर से राब्ता कायम करने की कोशिश करेंगे। हमास के इस हमले से हमने देखा इसराइल और उसके जो हामी ममालिक हैं, खासतौर पर अमेरिका को यह जवाब मिला कि हमास के हमले से इसराइल हमास को खत्म करने के लिए तमाम तर जवाबी कार्रवाइयां कर रहा है। ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करेंगे। वेलकम बैक। अहम खबर शामिल करेंगे। फौजी अदालतों में सिविलियंस के खिलाफ ट्रायल केस के हवाले से समाअत के लिए मुकर्रर कर लिया गया है और जस्टिस एजाजुल एहसन की सरबराही में 5 रुकनी बेंच है जो कि 23 अक्टूबर को समाअत करने जा रहा है। जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस याहिया आफरीदी, जस्टिस मुजाहिर नकवी, जस्टिस आयशा मलिक इस बेंच में शामिल हैं। इस केस की गुज़श्ता समाअत 3 अगस्त को हुई थी। मज़ीद तफसीलात जानेंगे सईद बलोच से। जी सईद। जी बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से फौजी अदालतों में आम शहरियों के ट्रायल के खिलाफ दायर दरखास्तें समाअत के लिए मुकर्रर कर दी हैं। जस्टिस एजाजुल एहसन की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच 23 अक्टूबर को इस केस की समाअत करेगा। बेंच में जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस याहिया आफरीदी, जस्टिस मुजाहिर नकवी और जस्टिस आयशा मलिक शामिल है। इस केस की गुज़श्ता समाअत 3 अगस्त को हुई थी, जिसके बाद साबिक चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की सरबराही में समाअत करने वाले बेंच ने इस केस की समाअत मुलतवी कर दी थी। अब नए चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा की जानिब से इस केस को समाअत के लिए मुकर्रर किया गया है। गुज़श्ता हफ्ते दरखास्त गुजार की जानिब से इस केस को रवा हफ्ते यानी 23 अक्टूबर से शुरू होने वाले हफ्ते में समाअत के लिए मुकर्रर करने की इस्तदाल की थी, जिसके बाद अब इस केस के अहम केस की एक बार फिर समाअत के लिए इसको मुकर्रर कर दिया गया है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया सईद बलोच, हमें अपडेट कर रहे थे। सुप्रीम कोर्ट में 90 रोज में इंतखाबात के हवाले से इस वक्त जो केस है उसकी भी समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया गया है और इसमें चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा की सरबराही में कायम 3 रुकनी बेंच 23 अक्टूबर को समाअत करेगा। इस बेंच में जस्टिस अमीनुद्दीन खान और जस्टिस अतर मिनुल्लाह भी शामिल हैं। मुल्क में 90 रोज में आम इंतखाबात के इनेकाद के लिए सुप्रीम कोर्ट बार और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ समेत दीगर ने दरख्वास्तें दायर कर रखी हैं। सुप्रीम कोर्ट में 90 रोज में आम इंतखाबात के इनेकाद से मुताल्लिक केस भी समाअत के लिए मुकर्रर कर लिया गया। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा की सरबराही में कायम 3 रुकनी बेंच 23 अक्टूबर को इसकी समाअत करेगा। बेंच में जस्टिस अमीनुद्दीन खान और जस्टिस अतर मिनुल्लाह शामिल हैं। मुल्क में 90 रोज में आम इंतखाबात के इनेकाद के लिए सुप्रीम कोर्ट बार और PTI समेत दीगर ने दरख्वास्तें दायर कर रखी हैं। इस हवाले से मजीद बात करेंगे सईद बलोच से। सईद, इस केस के हवाले से भी बताइएगा। जी बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट में ये एक बड़ा अहम केस समाअत के लिए मुकर्रर किया गया है। जो सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन, इसके अलावा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और दीगर फ्रीकैन की जानिब से 90 रोज में आम इंतखाबात के इनेकाद के हवाले से दरखास्तें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में दायर की गई थी। इसके अलावा जो मुश्तरका मफादात कौंसिल का फैसला था, जिसमें जो हल्का बंदियां कराने से मुतालिक जो ताज़ा तरीन मरदमशुमारी का फैसला था, उसको भी पाकिस्तान में चैलेंज किया गया था। अब चीफ जस्टिस की जानिब से इस अहम केस को समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया गया है। गुज़श्ता रोज चीफ जस्टिस की जानिब से केस की समाअत के दौरान ये इंदिया दिया गया था कि 90 रोज में आम इंतखाबात से मुतल्लिक केस आइंदा हफ्ते समाअत के लिए मुकर्रर किया जा सकता है
और अब चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच 23 अक्टूबर को इस केस की समाअत करेगा। बेंच में जस्टिस अतर मिनल्ला और जस्टिस अमीनुद्दीन खान भी शामिल हैं। बहुत शुक्रिया, सईद बलोच हमें अपडेट कर रहे थे। और अब बात करेंगे नवाज शरीफ की वापसी से मुतालिक। उनकी पाकिस्तान वापसी अब चंद घंटों की बात है। नवाज शरीफ की वतन वापसी में हाल रुकावटें एक एक करके कम हो रही थी और उनकी वापसी पर गिरफ्तारी की बातें की जा रही थी और यह भी कहा जा रहा था कि शायद उनको एयरपोर्ट से ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। और इतलात ये भी थी कि नवाज शरीफ वापसी पर लाहौर की बजाय इस्लामाबाद लैंड करेंगे, जहां पर कुछ कानूनी मामला तय होने हैं। खैर, अब ये सब जो बातें हैं वो पुरानी हो चुकी हैं, क्योंकि साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ को अदालत की तरफ से हिफाजती जमानत मिल चुकी है। साथ ही साथ इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उनको अल अजीजिया और एवनफील्ड केस में गिरफ्तार ना करने का भी हुक्म दिया है। कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब पर मुश्तमिल डिवीजन बेंच की जानिब से नवाज शरीफ के वकील और नायब प्रोसिक्यूटर की जानिब से दलाइल देने के बाद यह मुख्तसर फैसला सुना दिया गया था। दूसरी जानिब इस्लामाबाद के एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर ने नवाज शरीफ के दामी वारंट मुअत्तल कर दिए हैं और उनको 24 अक्टूबर तक पेश होने की मोहलत भी दे दी है। एहतसाब अदालत ने तोशाखाना रेफरेंस में पेश न होने पर साबिक वजीर आजम के दामी वारंट गिरफ्तारी जारी किए थे और इसके साथ साथ नवाज शरीफ सऊदी अरब से दुबई के लिए रवाना हो रहे हैं, जहां से वो चार्टर फ्लाइट के जरिए पाकिस्तान वापसी का सफर शुरू करेंगे। उधर नून लीग के लाहौर जलसे की तैयारियां उरूज पर पहुंच चुकी हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के काफिले मीनार पाकिस्तान के लिए रवाना होना शुरू हो चुके हैं। गिलगित बल्तिस्तान से पार्टी कारकुनों का जो काफिला है वो लाहौर के लिए रवाना हो गया है और इससे पहले ये भी बताया गया था कि सिंध से भी जो खुसूसी ट्रेन है वो लाहौर के लिए आज शाम को रवाना होगी। नवाज शरीफ की वापसी पर पीपल्स पार्टी भी इस वक्त मैदान में नजर आ रही है। रहनुमा मुस्लिम लीग नून उस्मा कारदार साहिबा ने हमें ज्वाइन किया है, उनसे मज़ीद बात करेंगे। उस्मा साहिबा, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए, हमें ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले तो मैं यही आपसे जानना चाहूंगा कि आज से 10 साल पहले जब हम देखते हैं तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की शर्ट आपने पहनी हुई थी, पीटीआई चेयरमैन की तस्वीर उस पर मौजूद थी। 10 सालों में क्या डिफरेंस आप देख रही हैं? और उस वक्त जिस तरह मीनार पाकिस्तान पर हमने देखा एक बहुत बड़ा जलसा किया गया, ये एक्सपेक्ट कर रही हैं कि इस बार जैसे नवाज शरीफ वापस आ रहे हैं वैसा ही जोशो खरोश, वैसा ही जज्बा और वैसा ही मीनार पाकिस्तान भरा देख रही हैं आप? अनवार, बात सारी ये है कि मैं तो एक मुखलिस कारकुन हूँ। जब इमरान खान के साथ हम लोग जुड़े थे तो बड़ी हमें उम्मीद थी कि एक नया पाकिस्तान बनाने चले हैं, लेकिन उन्होंने नज़रियाती कारकुनों के साथ वफा नहीं की। और जब आप नज़रियाती कारकुनों को नज़रअंदाज करके ऐसे लोग अपने इर्द गिर्द जमा कर लें जो सिर्फ अपने मफादात की खातिर आपके साथ जुड़े हों, पार्टियों से तो फिर हमारी कोई वहाँ पे जगह नहीं रहती है। आप देख रहे हैं कि ये मैंने आज उम्मीद से यकीन, पाक सरजमीन, ये वो ब्रांडेड शर्ट है जो कि हम मियां नवाज शरीफ के लिए इसलिए पहन के बैठे हुए हैं क्योंकि हमारी सारी उम्मीदें अब उनसे जुड़ी हैं। और आप यकीन करें कि आपने मुझसे पूछा कि आपको कैसे महसूस हो रहा है, पहले तो आप वो शर्ट्स पहनती थी और अब आपने ये पहनी है। देखें, एक जो सियासी कारकुन है, हम लोग सिर्फ सियासत में इसलिए आए हैं कि पाकिस्तान के अवाम की कोई खिदमत कर सकें। जिस भी प्लेटफॉर्म से, जिस भी पार्टी से हमें ये मौका मिलेगा और जो भी इज्जत के साथ हमें लेगा, आप हमें वाम पाएंगे। और मैं बिल्कुल, मुझे ये कहने में कोई वो नहीं है, आर नहीं है कि जितनी इज्जत मुझे मरियम नवाज साहिबा ने दी है, हमजा शहबाज ने दी है, कारकुनों की इज्जत बहुत ज्यादा अब हमारा दिलो जान से हम पाकिस्तान, लेकिन एकदम से जो हवाओं का रुख तब्दील हुआ पूरी रियासत से लेकर, अगर मैं आप तक की बात करूं तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन से ये उम्मीदें आप लोगों की शुरू हुई और वो अब मुस्लिम लीग नून तक पहुंच चुकी हैं, तो ये कैसे सारा मामला तब्दील होता देखा आपने? मेरा मामला तो 2020 से शुरू हो गया था, क्योंकि मुझे जब गवर्नमेंट में ही थे, जब मैं एमपीए थी और चेयरपर्सन स्टैंडिंग कमेटी ऑन जेंडर मेन स्ट्रीमिंग, और मेरी परफॉर्मेंस सबसे टॉप रेटेड थी पार्लियामेंट में। उस वक्त आपको पता है ये लेग पुलिंग बड़ी होती है हर पार्टी में, और कुछ जो जुल्म किया आपकी मुर्शिद ने,
उसकी वजह से हम लोगों को बहुत खिफ़त और एम्बैरेसमेंट उठानी पड़ी, क्योंकि इमरान खान ने ना राइट देखा ना लेफ्ट देखा, जो उनकी बेगम ने कहा उन्होंने उसके मुताबिक अमल किया। तो हम जैसे कारकुन की रिसाई बिल्कुल ख़त्म हो चुकी थी, और वो सफ़र जो कि बहुत एक हमने दुश्वार वक़्त उनके साथ गुजारा, जब अच्छा वक़्त आया तो उन्होंने बिल्कुल हमारा एतमाद खो दिया था। और मैंने तो तभी फैसला कर लिया था कि मैंने अब इसमें पार्टी में नहीं रहना। ठीक है, चले आज जो लोग मैंने तो उस वक्त पार्टी छोड़ी थी जब वो अरूज पे थी, अरूज पर थी, हुकूमत में थी। अब तो मुझे वो मेरे बच्चे कहते हैं अगर आपने ना छोड़ी होती तो आप किसी अटक जेल में या अडियाला जेल में बैठी होती। ठीक है, या कहीं ना कहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस करते दिखाई दे रहे होते। हम तो फ्रंट से लड़ने वालों में से। ठीक है, अच्छा नवाज शरीफ की वापसी के हवाले से बात कर लेते हैं। शॉर्ट कमेंट एक चाहूंगा, जिस तरह से अब देख रहे हैं अदालतों से भी उनको क्लियरेंस मिल रही है, उस पर बड़ी तनकीद हो रही है, सोशल मीडिया पर भी तनकीद कर रहे हैं, तजियाकार साफी भी उस पर बड़ी तनकीद कर रहे हैं कि क्या अदालती निजाम है हमारा कि एक इश्तिहारी मुलजिम था उसको किस तरह से रिलीफ दिया जा रहा है। नैब की जब जिस तरह हम बात करें, नैब के जो प्रोसिक्यूटर थे वो नवाज शरीफ के वकला से पहले ही अदालत में मौजूद थे, तो नैब इतना फुर्तीला कैसे हो गया? ये वही नैब है जो कि नवाज शरीफ को सजाएं दिलवाने में बहुत ज्यादा तेज हमें दिखाई दे रहा था। देखें, जो मैं तो हमदर्दी कर सकती हूँ कि जो चूरन वो बेचने की कोशिश कर रहे थे उनकी उम्मीदों पे ओस पड़ गई है, क्योंकि उन्होंने जो वो इतनी अफवाहें फैलाई थी, इतना झूठ, इतनी स्पिन स्टोरीज थी, वो आएंगे नहीं, वो ऐसे ही है, वो झूठ, एक तारीख दे रहे हैं, दूसरी दे रहे हैं, तीसरी दे रहे हैं, ये सारा लोगों के साथ जो है ये खिलवाड़ कर रहे हैं। लेकिन देख लें फिर अब वो आ भी रहे हैं, और ये क्यों तिलमिला रहे हैं? मैं अभी आप मुझे पहले बताते हुए बरनौल साथ लेके आती ना तिलमिलाएं। जब बेल्स की बारिश हो रही थी इमरान खान पे, तब तो ये बड़ी खुशियां मना रहे थे सारे। ठीक है, लौंडे लपाड़े कहेंगे ना इनको, बिल्कुल ऐसे। तो उस वक्त तो ये मिठाइयां बांटी जा रही थी, गुड टू सी यू चल रहा था मामला सारा। तो अब हैरानगी किस बात की है? अब तो सिर्फ एक हर एक का फंडामेंटल राइट है, बेल उनके लिए अप्लाई की गई है, वो उनको मिल गई है। इसमें मुझे नहीं समझ आती कि इतनी कोई अनयूजुअल बात क्या है। ये तो नॉर्मल है, आप और मैं, हमारे लिए भी इसी तरह अगर हम जाएंगे कोर्ट तो हमें बिल्कुल प्रोटेक्टिव बेल मिलेगी। और वहां पे तो बेल्स की बारिश होती थी, एक टोकरा भर के बेल्स का तो खान साहब निकलते थे। चले तैयारी के हवाले से बात कर लेते हैं। नवाज शरीफ कितने बजे पहुंच रहे हैं और क्या क्या ड्यूटीज जो हैं वो सबके सपोर्ट की गई हैं, कितने लोगों को लाना है, आप कितनी खवातीन लेकर पहुंच रही हैं, तैयारियां कैसी हैं? अनवार, मैं आपको बताऊं कि इस वक्त जो मैंने ऑब्जर्व किया है, मैंने पीटीआई में भी टाइम गुजारा है, अब मैं यहाँ पे भी देख रही हूँ, जितनी मुनज़्ज़म और जितनी मुतहर्रिक PMLN है, और स्पेशली अंडर द लीडरशिप ऑफ मरियम नवाज साहिबा, कोई और पार्टी पाकिस्तान में नहीं है। इस वक्त पूरा पाकिस्तान जो है ना वो सरगर्म है। हर प्रोविंस से आप देखें, गिलगित बल्तिस्तान से, आज़ाद कश्मीर से, सिंध से, पंजाब से, KP से काफिले रवा दवा हैं और जज्बा और जुनून देखने से ताल्लुक रखता है। लेकिन ये तमाम चीजें जो हैं मैनेज करने वाली, ये हमजा शहबाज नहीं देखते थे, क्योंकि मरियम साहिबा को हम ज्यादातर अब जलसों में देखते हैं, तो मैनेजमेंट वाली साइड पे हमजा भी इन्वॉल्व हैं। हमजा शहबाज और शहबाज शरीफ भी इक्वली उतने ही सरगर्म हैं। आपने कल वाले प्रोग्राम में जो मेरे ख्याल में बड़ा एक मरियम नवाज साहिबा ने एक अकीदत और एहतराम के साथ शहबाज शरीफ को कहा कि ये आपकी वफा है जिसका समर हम अभी देख रहे हैं। तो ये खानदान में ये आपस में बहुत इनके मोहब्बत है। और हमजा शहबाज साहब भी हर दूसरे दिन जाके उन्होंने भी जलसा किया है, वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब किया है, सारे इकट्ठे मिलके आगे बढ़ रहे हैं। और सब जो है इस वक्त मियां नवाज शरीफ की आमद के फोकस सिर्फ उसी पर है इस वक्त। अगर कुछ आपसी इख्तलाफात रहे भी हैं या कुछ बातें हो भी जाती हैं, विद इन द हाउस हो जाती हैं, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है, इख्तलाफात होती हैं हर पार्टी में, हर घर में होते हैं। पहले जरदारी और बिलावल में साहब में कितना एक इख्तलाफ। उसी तरह मैं आना चाह रहा था जिस से आप ये कह रही हैं कि पाकिस्तान मुस्लिम नून आप इस वक्त देख रहे हैं कि बहुत ज्यादा मुनज़्ज़िम है और जिस तरह से काम किया जा रहा है, जिस तरह से लोगों को मोबिलाइज किया जा रहा है, तो आप क्या देख रही हैं? ये तो तनकीद फिर की जा रही है कि लेवल प्लेइंग फील्ड है ही उन्हीं के पास, तो ये सब तो आप बड़े आराम से कर लेंगे। देखिए, लेवल प्लेइंग फील्ड तो सारों के पास है।
हम एक पॉलिटिकल पार्टी हैं, हम पूरी जोशो खरोश से तैयारी कर रहे हैं। आप समझें कि ये हमारी इलेक्शन कैंपेन शुरू हो चुकी है, क्योंकि मियां नवाज शरीफ ने ही ये कैंपेन लीड करनी है। तो बाकी भी जो पार्टीज हैं कोई दमखम अपने में पैदा करें, कोई हिम्मत तो बिलावल क्यों इतने नाराज हैं फिर आप लोगों से? अरे बिलावल देखें, पहले तो बड़ा वो आ जा रहा था कि जी हमने इलेक्शन के लिए शुरू कर दिए कैंपेन, तो अब क्या प्रॉब्लम हो गई है? किसी ने उसको मना नहीं किया, पीटीआई को भी किसी ने मना नहीं किया। सिर्फ अलबत्ता ये है कि आपको ये इजाजत नहीं दी जा सकती कि आप जाएं लिबर्टी चौक पे खड़े होके कहें कि अटैक कर दो जिन्ना हाउस पे और सारी जो इदारे हैं उनके खिलाफ आप नफरत फैलाना शुरू कर दें। इसकी इजाजत तो हरगिज नहीं दी जा सकती। लेकिन फिर जो बात बिलावल कर रहे हैं, क्या वो बिल्कुल ठीक है कि ये इंतजार किया जा रहा था कि चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल जाएंगे, फिर नवाज शरीफ आएंगे और इसीलिए इंतखाबात डिले किए गए हैं सिर्फ नवाज शरीफ की वापसी की वजह से, उन्हें फैसिलिटेट करने के लिए? बिलावल तो अब ये कह रहे हैं, उनकी स्टेटमेंट्स हैं। आप मुझे ये बताएं, जब वो गुड टू सी यू का दौर चल रहा था तो क्या मियां नवाज शरीफ को लेवल प्लेइंग फील्ड मिल रही थी? सारी जितनी भी आप देखें जजमेंट्स अता बंदियाल साहब की हैं, क्लियरली नजर आ रहा था कि वो फेवरेटिज्म पे मबनी है। कोई ऐसी उन्होंने 3 मेंबर वो बेंच बैठता था, वो हम ख्याल बेंच थे, तो उसमें मियां नवाज शरीफ क्यों वापस आते? क्यों वापस आते? कोई वजह थी वापस आने की? बिल्कुल भी नहीं। अब आपने देखा है कि आते साथ ही जो हमारे चीफ जस्टिस हैं उन्होंने फुल बेंच से स्टार्ट किया। तो ये होती है ट्रांसपेरेंसी। ये होता है जब अगला बंदा फील करता है कि जी हमें लेवल प्लेइंग फील्ड मिलने की उम्मीद है। तो अब मियां नवाज शरीफ आ रहे हैं, व्हाई नॉट? ठीक है, लेकिन अभी अब आप ये समझते हैं कि जैसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन हैं या बाकी पीटीआई के जो कारकुनान हैं, बहुत से ऐसे लोग थे जिन्हें बेल मिली है लेकिन फिर से उन्हें अरेस्ट कर लिया जाता था, कमरा अदालत से कर लिया जाता था, अदालत के बाहर से कर लिया जाता था, अब भी किया जा रहा है अनटिल अनलेस वो उस प्रेस कॉन्फ्रेंस की तरफ नहीं जाते जो कि फिर सबको करनी पड़ती है, जो कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कह लें, उसको एक वॉशिंग मशीन कह लें। जिस तरह से पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में जो आ जाता था उसको ये कह दिया जाता था कि ये बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो गया है, तो अब भी वो करने के लिए आपको अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से अलहदगी इख्तियार करनी पड़ती है। अनवार, मुझे आप कोई एक एग्जाम्पल बता दें। आपको पता है कि 4 साल सारी जो लीडरशिप थी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की, कौन बंदा है जो छोड़ के पार्टी गया था? कौन बंदा है जिसने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी? ये तो देखें, अगर आप लॉयल होते हैं अपने पार्टी के साथ तो आपको कोई जरूरत नहीं होती किसी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की। यहाँ पे तो आपको पता है फसली बटेरे जमा किए हुए थे, कोई किसी पार्टी से, कोई किसी पार्टी से, कोई उनकी वफादारियां वो थी नहीं तहरीक इंसाफ, वो तो अपने एक मफादात के लिए जुड़े हुए थे, तो उनको इतना सा भी प्रेशर वो बर्दाश्त नहीं कर सके। तो मेरे ख्याल में ये आपकी अपनी जाती जो पर्सनालिटी में जो वीकनेस है ये सामने खुल के आती है। वरना राना सनाउल्लाह को देख लें, कितने उनको डेथ सेंटेंस थी जो उनको जो जाली मंशियात का केस उनके खिलाफ किया गया। आप मरियम नवाज साहिबा को, नवाज शरीफ साहब डेथ सेल में इन लोगों को रखा, साद रफी को देखें, मैं किस का नाम, तमाम नाम थे। ठीक है, अच्छा कल के हवाले से किसी ने नहीं छोड़ा। तो ये कोई, ये देखें, ये आप अगर सियासत करना चाहते हैं तो आप को जरा सख्त जान होना पड़ता है। वक्त की कमी है। लास्ट कमेंट आपसे चाहूंगा कि कल ऑब्वियसली तमाम टीमें मीडिया चैनल्स की जो हैं वो कवरेज के लिए जाएंगी, तो आप एयरपोर्ट जा रही हैं रिसीव करने या फिर आपसे जलसागाह में मुलाकात होगी? नहीं, हमें बड़ी क्लियर स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस हैं कि मियां साहब जो हैं वो हमने उनका इस्तकबाल मीनार पाकिस्तान में करना है। तो हमारे जितने भी काफिले, कोई एयरपोर्ट नहीं जाएगा, सारों का रुख जो है वो मीनार पाकिस्तान की तरफ, मीनार पाकिस्तान। और आप कल देखेंगे कि जितना बड़ा जलसा है वो कभी पाकिस्तान की हिस्ट्री में आपने नहीं देखा होगा। तो उम्मीद है कि कोई 10 लाख के करीब बंदे का जो टारगेट कहा जा रहा था, तलाल चौधरी कह रहे थे मीनार पाकिस्तान छोटा पड़ जाएगा, वो हो सकेगा? बिल्कुल छोटा पड़ जाएगा, लाहौर की सड़कें भी छोटी पड़ जाएंगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया रहनुमा मुस्लिम लीग नून उस्मा कारदार हमारे साथ इनकम थी। नाज़रीन, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करेंगे, साथ रहिए।
वेलकम बैक। और अब बात करेंगे क्रिकेट वर्ल्ड कप के हवाले से। आज शाहीन अपने अहम तरीन मैच में कैंगरूज का सामना करने जा रहे हैं। ये मैच ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान दोनों टीम्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ऑस्ट्रेलिया की टीम को हमने देखा कि इब्तदाई मैचों में शिकस्त का सामना करना पड़ा था, जिस वजह से ऑस्ट्रेलिया की टीम इस वक्त 7वीं पोजीशन पर मौजूद है, जो कि कोई भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। दूसरी तरफ अगर हम पाकिस्तानी टीम की बात करें तो हमने इब्तदाई दोनों मैचेस जीते, लेकिन भारत के खिलाफ जो मैच था हमारा वो वन साइडेड रहा, जिस पर टीम पाकिस्तान को शिकस्त का सामना करना पड़ा। बहुत ज्यादा तनकीद हुई है टीम पाकिस्तान पर। और आईसीसी वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मैच से कबल कौमी टीम को अब एक और धचका लग गया है। अगर पाक ऑस्ट्रेलिया मैच की हम बात करें हैं तो अब तक ऑस्ट्रेलिया का पलड़ा भारी है। और दूसरा कल जो भारत का और बांग्लादेश का मैच हुआ है उसमें भी हमने देखा कि भारत ने एक आसान मुकाबले के बाद बांग्लादेश को शिकस्त दे दी है। भारत ने 257 रन का हदफ आसानी से हासिल कर लिया था और यूं इंडिया ने बांग्लादेश को 7 विकेटों से शिकस्त दे दी है। और बड़ी जबरदस्त परफॉर्मेंस इस वक्त हम देख रहे हैं टीम इंडिया की। बड़ी जबरदस्त फॉर्म में उनके प्लेयर्स दिखाई दे रहे हैं। और अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से तस्दीक की गई है कि जो हमारे ओपनर हैं फखर जमान, वो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ आज हमें मैच में दस्तयाब नहीं होंगे, क्योंकि वो आउट ऑफ फॉर्म भी रहे हैं इससे पहले। और अब फखर जमान घुटने की इंजरी की वजह से प्लेइंग 11 में शामिल नहीं किए जा सकते। और तवक्को यही की जा रही है कि अगले हफ्ते तक वो टीम के लिए दस्तयाब भी होंगे। पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के चीफ सेलेक्टर इंजमाम उल हक की पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से जो इख्तलाफात की खबरें हैं वो भी ज़ेरे गर्दिश हैं। कौमी सीनियर और जूनियर सिलेक्शन कमेटी के चेयरमैन पीसीबी से नाखुश हैं और उनके बोर्ड के साथ जो पाकिस्तान अंडर 19 टीम के हेड कोच की तकर्री है उस पर इख्तलाफात हुए हैं। इसी तमाम सूरत हाल पर हम बात करेंगे। मैं ज्वाइन किया है स्पोर्ट्स एनालिस्ट मूसा वड़ाइच ने। मूसा, बहुत शुक्रिया आपके वक्त। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया का मैच होने जा रहा है, आपकी नज़र में कौन सी टीम फेवरेट है? क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के अगर हम स्टार्ट को देखते हैं तो पाकिस्तानी टीम का जो वर्ल्ड कप में स्टार्ट था वो ऑस्ट्रेलिया से तो कदरे बेहतर रहा है। जी वालेकुम सलाम। मेरा ख्याल है अगर मैचेस को अगर हम देखें तो जो दोनों टीमों ने मैचेस खेले हैं उनमें बड़ा जो है वो डिफरेंस है। ऑस्ट्रेलियन टीम ने जो अपने मैच खेले हैं वो इंडिया, साउथ अफ्रीका के जो तो बड़ी टीमें टूर्नामेंट की उनके खिलाफ जो मैचेस खेले थे पहले दोनों पे, श्रीलंका के खिलाफ उन्होंने जो है वो कामयाबी हासिल की थी। पहले 2 मैचेस जो है वो हारी थी ऑस्ट्रेलियन टीम, फिर तीसरे मैच में कामयाबी हासिल की। उसके बरक्स अगर हम पाकिस्तान टीम को अगर हम देखते हैं तो पाकिस्तान ने जो पहले 2 मैचेस थे नीदरलैंड और फिर श्रीलंका के खिलाफ, पाकिस्तान ने गो के बड़ा अच्छा चेज किया श्रीलंका के खिलाफ 345 रन। लेकिन उसके बावजूद अगर हम ओवरऑल जो टीम्स की जो कैपेसिटीज के हवाले से अगर हम बात करें तो कहा जा सकता है कि हल्की टीम्स थी जो बड़ी टीमों की निस्बत। तो अभी लेकिन इसी टीम से हम एशिया कप में हार के आए थे और इसी टीम को जिस तरह से हमने रन चेज किया है, हमें मेरा ख्याल है थोड़ी तारीफ भी अपनी टीम की करनी चाहिए। जी बिल्कुल, वही मैं कह रहा हूँ कि बड़ा अच्छा चेज किया था। लेकिन एशिया कप में जो हम हार के आए थे, कंडीशंस का भी जो है वो हमें जरूर देखना चाहिए कि श्रीलंकन कंडीशन जो है वो हमेशा बड़ी टफ होती हैं बैटिंग के लिए। स्पिनर्स को बड़ी हेल्प मिलती है वहाँ, स्विंग जो है वो बड़ा अच्छा मिलता है बॉलर्स को, तो बैट्समैन के लिए बड़ा हमेशा जो है वो मुश्किल होता है श्रीलंका में खेलना। तो यही क्योंकि आज का जो खास तौर पे जो मैच है पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया की टीमों के दरमियान, ऑस्ट्रेलियन टीम को भी अगर हम देखें तो उनको भी ये मैच जो है वो जीतना जो है वो बड़ा जरूरी है इस टूर्नामेंट में रहने के लिए, क्योंकि उनका चौथा मैच है। पाकिस्तान भी आज चौथा मैच बिल्कुल दोनों टीमों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अच्छा, जो एक चेंजेस की कुछ बात की जा रही थी उसामा मीर के हवाले से मैं आपसे जानना चाहूंगा, आपको क्या लगता है टीम में अगर आते हैं आज तो क्या कोई इंपैक्ट डाल सकेंगे? जी बिल्कुल, देखें पाकिस्तान क्रिकेट टीम जो है वो लैक ही इन रीजन की वजह से कर रही है, क्योंकि आपका जो है वो अगर स्पिन डिपार्टमेंट अगर देख लें, अगर दूसरी टीमों के अगर स्पिनर्स आप देखें, इंडिया के जो दोनों स्पिनर्स हैं कुलदीप यादव और रविंद्र जडेजा, और दूसरी लाइक अफगानिस्तान के आप दोनों जो स्पिनर्स हैं मुजीब और राशिद खान, उनको ही देख लें आप। इसी तरह जो है वो ऑस्ट्रेलिया के जैम्पा हैं। मतलब आपको जो खास फर्क नजर आता है, जो स्पिनर्स जब बॉलिंग पे आते हैं तो अगली टीम को जो है वो बल्लेबाजों को जो है वो फंसा देते हैं, रन्स नहीं करने देते। तो पाकिस्तान टीम लैक कर रही है। पाकिस्तान के जो दोनों स्पिनर्स हैं शादाब और नवाज, दोनों की परफॉर्मेंस जो है वो अभी तक आप वर्ल्ड कप में देख लें, दोनों ने 3-3 मैचेस जो है वो खेले हैं, 1-1 विकेट हासिल की है दोनों स्पिनर्स ने। तो ये परफॉर्मेंस
आप वर्ल्ड कप खेल रहे हैं, जो 4 साल बाद आप जो है वो एक बड़ा इवेंट खेलते हैं, तो उसमें भी अगर आपकी परफॉर्मेंस जो है वो इस तरह रहेगी आपकी अपनी टीम के लिए, तो फिर टीम को मुश्किलात जो है वो इसी वजह से, क्योंकि बिल्कुल हम देख रहे हैं कि हमारी टीम काफी मुश्किल में दिखाई दे रही है, हमें स्ट्रगल करते दिखाई दे रहे हैं। हमारा स्पिन डिपार्टमेंट की अगर बात करें, हम फास्ट बॉलर्स की भी बात करें, एकदम से पता नहीं क्या हुआ कि हमारे जो तमाम बॉलिंग यूनिट था वो बड़ा वीक हो गया। अच्छा, फखर जिस तरह से हमने देखा अनफिट हो गए हैं, इमाम की जगह आपको देख रहे हैं कोई ले सकेगा, किसी और को चांस मिलेगा, या फिर सेम टीम के साथ ही आज ग्राउंड में उतरेंगे? इमाम की जगह फखर जमान जो है वो उनका ही चांस था, लेकिन वो जो है वो क्योंकि फिट ही नहीं है, उनकी इंजरी जो है वो नी इंजरी की वजह से नेक्स्ट वीक जो है वो अवेलेबल होंगे सिलेक्शन के लिए। लेकिन वो तो जो है वो चांसेस जो थे कि शायद वो फखर जमान इमाम की जगह खेले, लेकिन वो भी अब चांसेस जो है वो खत्म हो चुके हैं। उसामा मीर का जो है वो चांस है, अभी तक जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट टीम की जो मैनेजमेंट है उनकी तरफ से अनाउंस तो नहीं किया गया, लेकिन ये चांसेस हैं, जो खबरें वहां से मिल रही हैं बेंगलोर से, कि शदाब खान की जगह जो है वो उसामा मीर को जो है वो खिलाया जाए, क्योंकि शदाब की परफॉर्मेंस जो है वो इतनी अच्छी नहीं रही, तो मे भी जो है वो उसामा एज ए लेग स्पिनर जो है वो क्लिक कर सकें। और जो कंडीशंस हैं खास तौर पे, क्योंकि जैसे पहले मैं आपको बताया कि इंडिया में भी जो है वो स्पिनर्स जो हैं वो बड़ा अच्छा जो है वो अपनी टीम्स को जो है वो सपोर्ट भी कर रहे हैं, और उनकी वजह से जो है वो मैच की सिचुएशन भी जो है वो चेंज हो रही है। मुख्तलिफ मैचेस में आपने देखा कि जो स्पिनर्स की परफॉर्मेंस है वो बड़ी अच्छी रही है मुख्तलिफ टीम्स की, और उनको जो है वो हेल्प भी मिली है अपने जो टीम्स को जितवाने में। ठीक है, तो पाकिस्तानी टीम के लिए आज के दिन के लिए आप क्या देख रहे हैं, बैटिंग या बॉलिंग? ठीक है, अच्छा अभी हमें बराह रास्त जाना है। वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ इस वक्त सिंकियांग में मौजूद हैं और वहां के जो यूनिवर्सिटी के असातिज़ा और तलबा हैं उनसे खिताब आज के हवाले से उनसे इस बारे में एक बार फिर से बात करेंगे। मूसा, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं तो बताइएगा, आज के दिन में अगर पाकिस्तान टॉस जीत जाता है तो पहले बैटिंग करनी चाहिए या बॉलिंग करनी चाहिए? जी बिल्कुल, देखें पाकिस्तान क्रिकेट टीम बेंगलोर जो है वो हमेशा जो है वो बैटिंग सपोर्टिव जो है वो ग्राउंड रही है। एक तो जो है वो खास फर्क जो है दूसरे ग्राउंड्स की निस्बत, ये ग्राउंड जो है ये थोड़ा सा छोटा है निस्बतन, इसकी बाउंड्री जो है वो थोड़ी छोटी है, 63-64 मीटर इसकी जो है वो बाउंड्री है। तो पाकिस्तान को जो है वो जीतने के लिए, पाकिस्तान ने अगर जीतना है तो उसको जो है वो अटैकिंग क्रिकेट खेलनी होगी पाकिस्तान के प्लेयर्स को। आप जो है वो जब अटैक करेंगे, यही जो लैक कर रही है पाकिस्तान टीम, जो फर्क नजर आ रहा है। देखें आप रोहित शर्मा को आप देख लें, शुभमान गिल दोनों ओपन करते हैं इंडिया की तरफ से, तो हमारा जो फर्क है दूसरी टीमों से जो है वो यही खास तौर पे फर्क नजर आ रहा है कि हमारे जो सर्कल ओवर्स हैं, जो पावर प्ले के ओवर्स हैं, वो जो है वो उस तरह इस्तेमाल नहीं हो रहे, उस तरह यूज नहीं हो रहे, उसमें उतने जो है वो रन्स नहीं बन पा रहे पाकिस्तान की जानिब से। अगर आप ऊपर से जो 10 ओवर्स हैं सर्कल के जो ओवर्स हैं उनको आप अच्छे तरीके से इस्तेमाल करेंगे, अटैकिंग क्रिकेट खेलेंगे। शुरू में आप देखें जो ग्राउंड का जो पिच का बिहेवियर है उसको आप जरूर जज करें, उसको जरूर देखें, लेकिन उसके बाद जो एटलीस्ट एक प्लेयर जब अटैक करेगा तो फिर रन्स जो है वो बोर्ड पे जो है वो अटैकिंग क्रिकेट जो है वो खेलने की जरूरत है। ठीक है, बहुत शुक्रिया स्पोर्ट्स एनालिस्ट मूसा वड़ाइच हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थे। नाज़ देखते हैं ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करेंगे, स्टे विद अस। वेलकम बैक। प्रोग्राम के इस हिस्से में हम बात करेंगे बच्चों की सेहत के हवाले से, और आज हमें स्टूडियोज में ज्वाइन किया है चाइल्ड स्पेशलिस्ट डॉक्टर शफक तबस्सुम ने। उनसे इस हवाले से मजीद बात करेंगे और हम देखते हैं कि बच्चों की जो सेहत है, बच्चों की हाइजीन है, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसी हवाले से शील्ड गुज़श्ता 48 सालों से पाकिस्तान में बच्चों की देखभाल के हवाले से मसनूआत तैयार भी कर रहा है और उन्हें फ़रोग़ भी दे रहा है। बेबी केयर प्रोडक्ट्स की जो एक वसी रेंज है उसके अलावा, जिसमें हम देखते हैं कि फीडर्स हैं, निपल्स हैं, सूदर्स हैं, टीथर्स हैं, ट्रेनिंग कप भी शामिल हैं, क्लीनिंग ब्रश, बेबी डाइपर्स और बेबी वाइप्स भी इसमें शामिल हैं। और अब हम देख रहे हैं मजीद प्रोडक्ट्स भी आ रही हैं जिसमें लोशन है, ऑयल है, पाउडर है और शैम्पू भी लॉन्च किए जा चुके हैं। और आने वाले जो महीने हैं उसमें बेबी साबुन और जेली शुरू करने की मनसूबाबंदी भी इस हवाले से की जा रही है। और एक लंबे अरसे से बच्चों की देखभाल के बाजार में रहने की
वजह से हम देख रहे हैं कि शील्ड वालिदैन की जद्दोजहद और उसके साथ आने वाली जो परेशानियां हैं उनको भी समझता है, क्योंकि माओं के लिए एक बड़ा इंपॉर्टेंट ये टास्क होता है। लिहाजा हाल में ही बच्चों की परवरिश की जो मुशक्कत है उसको उजागर करने वाली एक मुहिम शुरू की गई है, जिस पर अक्सरी तवज्जो नहीं दी जाती है। अपनी नई मुहिम के साथ शील्ड ने इन कोशिशों का एतराफ़ भी किया है कि जो माएँ अपनी औलाद की परवरिश करती हैं और उन्हें उनकी वसी बेबी के रेंज का सुकून फराहम करती हैं, क्योंकि एक बहुत मुश्किल सफ़र है, तो इस सफ़र में शील्ड उन तमाम माओं के साथ है। तो इसमें हम देखते हैं कि तमाम जो फीडिंग रेंज है वो शामिल हैं, एक्सेसरीज शामिल हैं, BPA यानी बच्चों के लिए ये बहुत ज़्यादा सेफ होते हैं। शील्ड डायपर्स की अगर हम बात करते हैं वो सॉफ्ट हैं, एब्जॉर्बेंट हैं, जो कि बेबीज़ हैं, बच्चे हैं, उनको बहुत पुरसुकून रखते हैं, उनको हंसता खेलता रखते हैं। शील्ड के जो बेबी टॉयलेटरीज बनी हैं उसमें ख़ास तौर पर बच्चों की डेलिकेट स्किन के लिए तमाम प्रोडक्ट शामिल हैं, जिसमें कोई भी आर्टिफिशियल कलर नहीं है, कोई मुज़र सेहत केमिकल से बिल्कुल पाक है। तो सेहत जिंदगी भी एक अजीम नेमत है और इसके साथ ही ये एक बड़ी अमानत भी है, और इस बात का ताल्लुक है बच्चों की सेहत के हवाले से इसकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, क्योंकि बच्चों की सेहत के जो मामलात हैं, जो ग़िज़ाइयत है, नशोनुमात के मामलात हैं, वो मुकम्मल तौर पर उनके वालिदैन पर मुनहसर होते हैं। उनका एजुकेट होना इस हवाले से बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लिहाजा वालिदैन को ग़िज़ाइयत के साथ साथ जो बुनियादी सेहत के उसूल हैं उन पर भी मुकम्मल और दुरुस्त रहनुमाई हासिल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि बच्चों की बहुत सी ऐसी बीमारियों का ताल्लुक जो कि सफाई से होता है, जैसे बच्चे को पेट की बीमारियों की वजह हम देखते हैं बहुत ही आम है। छोटे बच्चे जिस तरह से हैं उनके फीडर का साफ सुथरा होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो डॉक्टर साहिबा से आज इस हवाले से मजीद बात करेंगे। डॉक्टर साहिबा बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सबसे पहले तो यही जानना चाहेंगे कि जो छोटे बच्चे हैं उनके बीमारी सबसे ज़्यादा अहम वजूहात क्या होती हैं? हमने यूजुअली अपनी प्रैक्टिस में ये देखा है कि सबसे बड़ा फैक्टर जो बच्चों के बीमार होने में है वो है लैक ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग। जैसे कि आप जानते हैं कि हमारे मज़हब में भी हमें ये सिखाया गया है कि हमने 2 साल तक बच्चे को माँ ने अपना फीड कराना होता है, लेकिन हमने जनरली देखा है कि मदर्स बहुत कम ब्रेस्ट फीड करा रही हैं और उसके बहुत ज़्यादा फैक्टर्स हैं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट तो ये है कि जब मदर अपने बच्चे को फीड कराती है तो बच्चे की क़ुव्वत मुदाफ़ियत बहुत स्ट्रॉन्ग होती है। सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर तो यही है। इसके साथ साथ हिफाजती टीके जो हैं वो हमारे पास अवेलेबल होते हैं। गवर्नमेंट ने बहुत महंगे टीके आवाम के लिए फराहम किए हैं जो उनको बिल्कुल मुफ्त लगाए जाते हैं, प्रॉपर कोर्स के साथ लगाए जाते हैं। तो आवाम को चाहिए कि वो इस सहूलत का फ़ायदा ज़रूर उठाएं और हिफाजती टीके लगवाएं, और ये हिफाजती टीके जो हैं बहुत ज़्यादा ख़तरनाक बीमारियों से बच्चों को बचाते हैं। अवेयरनेस का भी फुकदान है हमारे यहाँ, हम देखते हैं। जी, अवेयरनेस का फुकदान इसलिए क्योंकि हम हॉस्पिटल्स में, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में यूजुअली ये फील करते हैं कि हमारे पास पेशेंट लोड बहुत ज़्यादा होता है और हम यूजुअली बच्चों की डिजीज़ेस को ट्रीट कर रहे होते हैं, यानी वो जिन सिम्टम्स के साथ आए होते हैं हमारा फोकस होता है उनको ट्रीट करना, लेकिन प्रिवेंशन इज़ मोर इम्पॉर्टेंट देन क्योर। तो डेफिनेटली अगर हम ज़्यादा टाइम, डॉक्टर्स ज़्यादा टाइम निकालें और पेरेंट्स भी ज़्यादा रिसेप्टिव हों और उनका ज़्यादा इंटरेक्शन हो, तो डॉक्टर्स पेरेंट्स को बहुत अच्छा गाइड कर सकते हैं अबाउट काउंसलिंग। ठीक है। तीसरी चीज़ मैं कहूँगी कि साफ़ सफाई इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है। अब साफ़ सफाई में जो सबसे कॉमनेस्ट चीज़ है ना वो हमारी हैंड हाइजीन है। अगर हम अपने हाथों को साफ रखें, साबुन से धोएं उनको, और जैसे बच्चों की सेहत के बारे में हम बात करें तो मदर जब बच्चे को फीड कराती हैं, मदर जब बच्चे के कपड़े चेंज करती हैं, जब उसकी नापी चेंज करती हैं, या जब उसके लिए कोई खाने की चीज़ बना रही है, तो उनके हाथ जो है वो बहुत ज़्यादा नीट होने चाहिए। और इसके अलावा अगर आपके पास सोप अवेलेबल नहीं है तो आप हैंड सैनिटाइजर्स का भी यूज़ कर सकते हैं। तो बच्चों की साफ सफाई जो है अलोंग विद द साफ सफाई ऑफ द केयर गिवर्स वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अच्छा, एक तो एग्जांपल मैंने भी अपने घर में देखी है, जैसे जब आप फीडर्स वगैरह यूज़ कर रहे होते हैं तो उनके जो निपल्स होते हैं उनमें प्रॉपर दूध वो जमा होता है और उसी को बार बार इस्तेमाल किया जाता है, और वो जो जम जाता है वो कितना ख़तरनाक है बच्चे के लिए? वो बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है, क्योंकि एक फीडर के अंदर अगर दूध जमा हुआ है तो वो तो जरासीम का घर है। वैसे तो मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं कि हम बॉटल फीड को रेकमेंड नहीं करते।
6 माह तक तो रिकमेंडेड है कि बच्चों को आपने मदर फीड के अलावा कुछ भी नहीं देना। इवन अगर समर सीजन है तो बच्चे की हाइड्रेशन भी मदर मिल्क से होगी, वाटर इनटेक की भी ज़रूरत नहीं है। 6 माह के बाद आप उसको दूसरी चीज़ें स्टार्ट कराएं, ठीक है। लेकिन फीडर जो है उसको हम बहुत सारी वजूहात की वजह से अवॉइड करने को कहते हैं, ठीक है। उसके बजाय बेस्ट है कि आप बहुत जल्दी बच्चे को कप फीडिंग के ऊपर ले आएं। अगर आप इवन कोई बच्चा मदर फीड के अलावा कोई और फीड लेता है तो इट इज़ बेस्ट कि आप चम्मच से उसको इस्तेमाल कर लिया जाए, ठीक है। अच्छा, जिस तरह से हम देखते हैं बच्चों को जब प्यार बहुत ज़्यादा लोग करते हैं, केसेस उनको करते हैं, वो बच्चों के लिए नुकसानदेह किस तरह से हैं? क्योंकि अगर अगला इंसान अपनी हाइजीन का ख्याल नहीं रख रहा, सेकेंडली जब टीथिंग का मरहला आता है तो हर कोई बच्चे के मुंह में उंगली डालकर वो चेक कर रहा होता है कि कितने दांत आ गए हैं, हाथ साफ हैं, नहीं साफ हैं, बहुत केयरलेस रहते हैं हम। जी बिल्कुल, ये जो टीथिंग का पीरियड होता है इसमें तो बच्चों में इन्फेक्शन रेट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। इस टाइम पे कुछ बच्चों का गट फ्लोरा भी चेंज हो रहा होता है, उनकी आप कह लें कि आंतों में कुछ फिजियोलॉजिकल चेंजेस आ रही होती हैं जिनकी वजह से उनको डायरिया बहुत ज़्यादा होता है। लेकिन इस दौरान में बच्चे खुद भी बहुत ज़्यादा चीज़ें पकड़ के बार बार मुंह में डालते हैं और चबाने की कोशिश करते हैं ताकि उनके गम्स जो है उनकी पेन रिलीव हो। और जैसे आप कह रहे हैं कि बड़े भी उंगली डालते हैं बच्चों के मुंह में, तो ये चीज़ को बहुत ज़्यादा अवॉइड करना चाहिए। क्योंकि हम हैंड हाइजीन का जितना मर्जी भी ख्याल रखें लेकिन हम मुसलसल बार बार तो हाथ नहीं धोते, तो थोड़े बहुत जरासीम हर वक्त हमारे हाथ पे मौजूद होते हैं। और जैसे आपने बात की कि बच्चों को प्यार करते हैं, चूमते हैं, तो आपको पता है कि इन्फेक्शन रेट हमारे कंट्री में इस टाइम बल्कि ओवरऑल वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। नज़ला, ज़ुकाम, खांसी और इस तरह की इवन माइनर इन्फेक्शंस भी बहुत ज़्यादा बड़ों को भी रहती हैं और बच्चों को भी रहती हैं। और बच्चों को ये इन्फेक्शंस यूजुअली बड़ों से ही लगती है, ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से। मतलब अब बॉडी फ्लूइड है, सलाइवा है या बड़ों का सांस है, उससे जरासीम बच्चों में जाने का खदशा होता है, ठीक है। तो बल्कि इसमें बहुत केयर की जरूरत है कि अगर कोई भी एडल्ट है और उसको नज़ला, ज़ुकाम, खांसी है तो उसको चाहिए कि वो मास्क पहन के बच्चे के करीब है और बच्चे को बिला वजह चूमना ये सब अवॉइड करना चाहिए। और आफ्टर कोविड तो हमने देखा कि ज्यादा एहतियात अब करनी चाहिए। हाँ जी सही है, लेकिन बस बहुत ज्यादा एहतियात हो नहीं रही है, थोड़े टाइम के लिए हुई और उसके बाद वो ठीक है। और जो एक कॉन्सेप्ट है, वो जो एक गुट्टी दी जाती है उसको, वो एक क्या कॉन्सेप्ट है? देखिए, इसके बारे में जो रिलीजियस व्यू पॉइंट्स हैं वो लोगों की डिफरेंट है, तो उसके बारे में हम बात नहीं करेंगे, हम मेडिकली बात करेंगे कि WHO ने ये मस्ट किया है कि आप 6 महीने तक बच्चे को सिर्फ मदर फीड दें, इसके अलावा आपने कोई और डाइट नहीं देनी। ठीक है। तो घुट्टी जो होती है वो इवन पानी का भी कहा जाता है शायद। हाँ जी बिल्कुल, पानी की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि मदर मिल्क में इनफ अमाउंट होती है वाटर की जो बच्चे को हाइड्रेट रख सके। घुट्टी का कॉन्सेप्ट ये है कि आपने बच्चे को जो पहली फीड देनी है तो वो मदर फीड भी हो सकती है, as soon as the baby is born, तो आप उसको मदर फीड आफ्टर 6 मंथ्स कहा जाता है कि फिर अगर पानी देना भी है तो फिर वो पानी उबाल कर देना चाहिए। जी बिल्कुल, उबाल कर फिल्टर के पानी के ऊपर प्लीज भरोसा मत करें, मेरी सबसे रिक्वेस्ट है कि उसको उबाल के इस्तेमाल करें और जिस बर्तन में दें उसकी भी हाइजीन बहुत ज्यादा मेंटेन। ठीक है, बहुत शुक्रिया चाइल्ड स्पेशलिस्ट डॉक्टर शफक हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थी। नाजरीन, प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ है, इंशाल्लाह कल फिर आपसे मुलाकात करेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज।